ठीक है। जैसे ही आपको कोई साउंड वेव आई, जैसे वो पेरिलिम्फ में पहुंची, पेरिलिम्फ से होती हुई इट विल रीच स्कैला टिम्पैनी एरिया जो नीचे था, वहाँ पे बेसिलर मेम्ब्रेन थी। बेसिलर मेम्ब्रेन को जैसे ही वो टच करेगी, तो ये टच होने से यहाँ पे जो भी प्रेशर पड़ेगा उसकी वजह से रेटिकुलर फॉर्मेशन, रेटिकुलर लेमिना दैट वाज कनेक्टेड टू बेसिलर मेम्ब्रेन रॉड ऑफ कॉर्टाई, सो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। जैसे इस पे कोई प्रेशर पड़ा, ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। जैसे इसने ऊपर की तरफ मूव किया, स्टीरोसीलिया जो थे वो काइनोसीलिया की तरफ मूवमेंट करेंगे। Direction is very important. Stereocilia will move. The small cilia will move towards a larger cilia. इसको इस तरफ से मूव करने की वजह से क्या होता है, ये जो टिपलिंग्स होते हैं आपके, ये स्ट्रेच कर जाते हैं। ठीक है, ये इस तरह से ऐसे खींचेगा तो ये स्ट्रेच कर जाएंगे। जैसे ये स्ट्रेच करेंगे तो यहाँ जो चैनल्स होते हैं, जो टिपलिंग्स हैं, ये चैनल्स को बंद करने का काम कर रहे थे, ये ओपन हो जाते हैं। जैसे ये ओपन होगा, यहाँ से कौन अंदर जाने लग जाएगा, यहाँ से पोटेशियम अंदर जाने लग जाएगा एंड थोड़ा सा इसमें से कैल्शियम भी अंदर जाने लग जाएगा। जैसे ही आपका पोटेशियम और कैल्शियम अंदर जाएगा, दैट इज द पॉजिटिव आयंस आर गोइंग इनसाइड द सेल, उसकी वजह से क्या होगा, डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। डीपोलराइजेशन किसे कहते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी को जो अगर बढ़ती है इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी तो होता है डीपोलराइजेशन, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिविटी घटने लगी, दैट इज डीपोलराइजेशन। सो पोटेशियम आयंस और कैल्शियम आयंस जब अंदर आएंगे, सो यहाँ पे डीपोलराइजेशन कॉज करेंगे। बोथ पॉजिटिव आयंस है, दोनों आपका पॉजिटिव आयन होने की वजह से इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी कॉज करेंगे, दैट मीन्स कॉजिंग डीपोलराइजेशन। कैल्शियम का एक रोल और होता है, दैट इज इट ब्रिंग्स द दिस वेसिकल्स ऑन टू द सर्फेस। ठीक है, ये जो बेसिलर मेम्ब्रेन है इसके सर्फेस पे लेके आएंगे, ये दोनों फ्यूज करेंगे और फ्यूज करते ही इट विल रिलीज आउट इट्स न्यूरोट्रांसमीटर, दैट इज द ग्लूटामेट। यहाँ पे दो टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं, ग्लूटामेट एंड एस्पार्टेट। एस्पार्टेट्स आर प्रेजेंट एट द वेस्टिबुलर एरिया, ठीक है, एंड ग्लूटामेट आर प्रेजेंट इन द कॉक्लिया। सो कॉक्लिया में जो आपको हेयरिंग में हेल्प कर रहे हैं, दैट इज द ग्लूटामेट। सो ये बाहर है और यहाँ पे ग्लूटामेट रिलीज हुआ। ग्लूटामेट रिलीज हुआ का मतलब होता है यहाँ पे होता है सिनेप्टिक जंक्शन। यहाँ पे बाहर जो है आपका है नर्व फाइबर्स है। ठीक है, नर्व फाइबर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको याद दिलाऊं, हम लोगों ने जब स्पाइनल कॉर्ड पढ़ा था तो हमने पढ़े थे प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो सूडो यूनिपोलर थे, यानी एक न्यूरॉन होता है, उसमें से एक फाइबर बाहर आता है एंड फर्दर फिर वो ही एक फाइबर दो में डिवाइड हो जाता है, जिसमें से एक जो है वो एक्सॉन का काम करता है और दूसरा डेंड्राइट का काम करता है। ठीक है, सो जो इसमें डेंड्राइटिक पार्ट होता है जिसे हम पेरिफेरल प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है, इसमें जो गैंग्लियन बनता है, गैंग्लियन में आपको बताया था नर्व, सॉरी, गैंग्लियन बहते हैं, कभी कभी तो वर्ड याद नहीं आता है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स आउटसाइड द ब्रेन, बिकॉज ईयर इज आउटसाइड द ब्रेन, इट्स नॉट द पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है, तो आउटसाइड ब्रेन कुछ फाइबर्स, कुछ न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। कौन से टाइप के फाइबर्स पाए जाते हैं, सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। सूडो यूनिपोलर, सपोज यहाँ पे एक सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन है, इसमें से एक फाइबर निकला, एक इस साइड चला गया और दूसरा आपके ब्रेन में चला गया। ठीक है, सो जो यहाँ पे आता है उसे हम बोलते हैं पेरिफेरल प्रोसेस। सो ये जो फ्यूज करेंगे तो यहाँ पे ग्लूटामेट को रिलीज करेंगे। दिस ग्लूटामेट जो है, ये एक्शन पोटेंशियल की वजह से सब हो रहा था, तो ये एक्शन पोटेंशियल जो है यहाँ पे जितना ज़्यादा रिलीज होगा उतने एक्शन पोटेंशियल आपके मेम्ब्रेन्स जो है, दैट इज स्पाइरल गैंग्लियन के जो फाइबर्स हैं वो रिसीव करेंगे एंड दस दिस एक्शन पोटेंशियल इज टेकन टू द ब्रेन। ठीक है, टेम्पोरल लोब में आपका ये बात चली जाएगी। अभी हम ऑडिटरी पाथवे नहीं पढ़ रहे हैं एग्जैक्टली, हम इससे अच्छे से बाद मिलेंगे। अभी मैं आपको बस यहाँ से इतना बता रही हूँ कि हेयर सेल्स किस तरह से एक्टिवेट हुआ, उसने किस तरह से एक वेव को, जो साउंड वेव थी जो वाइब्रेशनल थी, उसको उसे किस तरह से एक्शन पोटेंशियल में जनरेट कर दिया। जितना ज़्यादा मूवमेंट होगा उतना ज़्यादा सीलिया मूव करेंगे, उतना आसानी से पोटेशियम आयन कैल्शियम आयन अंदर आएंगे। जितना ज़्यादा डिपोलराइजेशन होगा उतना ही ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। जितना एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा उस हिसाब से न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होंगे। जिस हिसाब से न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होंगे उस हिसाब से नर्व फाइबर में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होके आगे मूव कर जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ एग्जैक्टली इनर हेयर सेल जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इनर हेयर सेल का ट्रांसडक्शन का, वो ये काम करता है।
पोटेशियम मैंने आपको बताया कि स्ट्राया विस्कुलरिस से आ जाता है. सो दिस इज द फंक्शन, एग्जैक्टली दिस इज द फंक्शन ऑफ इनर हेयर सेल. कमिंग टू द आउटर हेयर सेल, फिर आउटर हेयर सेल जो इतने सारे उनका क्या काम है? तो उनका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है. उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल सेम होता है जैसा आपका इनर सेल का होता है. इट हैज़ काइनोसीलिया, टेस्टीरोसीलिया. उसके साथ साथ इसका और भी एक काम हो जाता है, और भी कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं. जैसा इसके अंदर कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं प्रेस्टिन. एज द नेम सजेस्ट, नाम से भी लग रहा है कुछ कॉन्ट्रैक्शन टाइप है. तो प्रेस्टिन होते हैं दैट आर प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ द आउटर हेयर सेल्स एंड दे आर कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं. Then we have potassium channels जो normally हमें पता ही है. And then we have specific synaptic junctions over here. ठीक है. So coming to the प्रेस्टिन हो गया. ओके, जो इसका मेन फंक्शन है वो पढ़ लेते हैं. एग्जैक्टली इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन का. आप देखेंगे आपने, हमने अभी तक इनर है से कह रही हूँ मैं, हमने अभी तक ईयर पढ़ा है. ईयर में कितनी जगह पे कुदरत ने, अल्लाह पाक ने प्रोटेक्शन डाली, सेल्फ डिफेंस डाला हुआ है, सेल्फ प्रोटेक्शन डाला है. पहला प्रोटेक्शन था आपका मिडिल ईयर में, जहाँ पे दो मसल्स प्रेजेंट थी जिन्होंने आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को और ईरोसिकल दोनों को कंट्रैक्ट करके जो लाउड वॉइस थी उसकी वाइब्रेशन को कम किया था. फिर हम आ गए थे इनर सेल्स पे. इनर सेल पे ओके, हमने इनर ईयर की बात नहीं की. इनर ईयर पे हमने पढ़ा था ओवल विंडो जो आके थपथपाती है, लाइक इट एक्ट्स एज अ बेल ऑन टू द रूम. ठीक है, रूम के लिए बेल का काम कर रही थी. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राउंड विंडो? जो नीचे की तरफ है राउंड विंडोज का काम क्या होता है? एग्जैक्टली क्या होता है, जब आपके पास साउंड वेव आती है लाइक 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की साउंड वेव है, तो यूजुअली क्या होता है, और अनवांटेड कह सकते हैं, अनवांटेड साउंड वेव्स आती है तो वो अंदर जाती है हेलिकोट्रीमा से स्कैलर टिम्पेनी में आती है और राउंड विंडो तक चली जाती है. ठीक है, मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ. ठीक है, यहाँ से अंदर आएगी, यहाँ से पूरा घूम घूम के हेलिकोट्रीमा में आया. वेव हेलिकोट्रीमा में बेसिलर मेम्ब्रेन पे सिर्फ और सिर्फ तब रिएक्ट करेगी जब वो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होगा. उससे ज़्यादा होता है, उससे कम होता है, दैट इज़ टेकन कम्प्लीटली ऐसे वापस लेके आएंगे, यहाँ पे आएगी और स्केला टिम्पैनी में जहाँ पे एक होती है राउंड विंडो. ठीक है, उस राउंड विंडो पे आके धप धप कर देगी, यानी जो चीज़ आई थी वो वापस उसने हटा दी. सो दैट वाज द फंक्शन ऑफ स्केला टिम्पैनी का राउंड विंडो है. तो द सेकंड प्रोटेक्शन था ये आपका, कि जो भी एक्स्ट्रा था या अनवांटेड साउंड वेव्स थे, जैसे कहते हैं जिन बोलते हैं बट हम देख नहीं सकते, हम सुन नहीं सकते. सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज़ होती है, उनकी साउंड वेव्स अंदर जा रही हैं बट क्योंकि हमारा जो बेसिलर मेम्ब्रेन है वो सेंसिटिव नहीं है उससे, सो थ्रू स्केलर टिम्पैनी दैट इज थ्रोन आउट वाया राउंड विंडो. ठीक है, सो दिस इज अ सेकेंड जो अनवांटेड हो गई और जो एक्स्ट्रा वेव्स है दैट इज टेकन फ्रॉम हेयर. तीसरा अल्लाह ताला ने जो कुदरत ने आपको प्रोटेक्शन दिया है दैट इज द आउटर हेयर सेल दे दिए. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आउटर हेयर सेल? आउटर हेयर सेल क्या है? ये साउंड को मार्जिनेट करता है, यानी एक मार्जिन में रखता है. क्या होता है जब भी आप लोग ईयरफोन्स लगाते हैं, ठीक है, कुछ लोगों की आदत होती है जो बहुत ही गंदी आदत है, प्लीज चेंज अगर आप में से किसी की है. ईयरफोन लगाएंगे और बहुत ही हाई वॉल्यूम में सॉन्ग सुनेंगे या जो भी सुन रहे हैं वो सुनेंगे. दैट्स अ वेरी बैड हैबिट. उससे क्या होता है, दैट अफेक्ट्स योर हेयर सेल्स. हेयर सेल्स डैमेज जो होता है वो मोस्टली आपके जो आप जो भी यूज़ कर रहा है बहुत ज़्यादा लाउड वॉइस में हैंड्स फ्री और ईयरफोन्स वट एवर यू कॉल इट, ठीक है, उससे क्या होता है आपके हेयर सेल्स डैमेज हो जाते हैं. सो कुदरत ने दिया सब कुछ है, लेकिन ये है ना, हर चीज़ की अपनी एक लिमिट है. हमेशा नहीं कुछ भी कर सकता है, वो एक लिमिट तक ही आपको प्रोटेक्ट कर सकता है. सो इट मार्जुलेट साउंड. हाउ इज इट मार्जुलेट? इसका ऑडिटरी पाथवे में कोई काम नहीं है, यानी हेयरिंग में कोई हेल्प नहीं कर रहा है. इट जस्ट मार्जुलेट द साउंड वेव. और दूसरा इसका एक काम है, कैसे करते हैं मैं भी आपको बताती हूँ. और दूसरा इसका काम है डिस्क्रिमिनेट फ्रीक्वेंसी. ठीक है, फ्रीक्वेंसी को डिस्क्रिमिनेट करता है. यानी एक फ्लूट की फ्रीक्वेंसी थी, एक ड्रम की फ्रीक्वेंसी थी. जब भी आप देखेंगे, आप कभी किसी महफिल में बैठेंगे, वहाँ 5 लोग बात कर रहे होते हैं, ठीक है, आप एक की सुन रहे होते हैं, भले सब बात करें, बट जब हम एक पे कंसंट्रेशन करते हैं तो हम सिर्फ एक इंसान की सुनते हैं. हमें बाकी आवाज़ आ रही होती है बट हमें समझ नहीं आ रहा होता है वो क्या बोल रहे हैं. सिर्फ हम जैसे हमने देखते हैं, जो चीज़ हम देख रहे हैं हमें दिख तो हो रही है लेकिन हमें आसपास का सब दिख रहा है.
लेकिन हमें क्लियर नहीं होगी वो चीज़ें, हमें नहीं पता वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अगर दो बोर्ड हैं तो एक बोर्ड आपको दिखेगा, दूसरा भी आपको दिख रहा होगा अगर पास में है एक बोर्ड है, बट उस पर क्या लिखा है वो आप नहीं पढ़ सकते। सो सेम इज़ द केस विद आवर ईयर्स और हेयरिंग। हम सिर्फ एक इंसान की सुन सकते हैं, हम सबकी नहीं सुन सकते, बट हमारे पास आवाज़ सबकी आएगी, बट हम समझेंगे नहीं उस चीज़ को। सो वो काम कि एक फ्रीक्वेंसी को दूसरी फ्रीक्वेंसी से डिस्क्रिमिनेट करता है कि ड्रम बज रहा है, फ्लूट बज रहा है, आपसे बोला जब बताओ क्या क्या आवाज़ें आ रही है, आप बोलोगे ड्रम की आवाज़ आ रही है और फ्लूट की आवाज़ आ रही है। तो एक बार आप ड्रम की फ्रीक्वेंसी पे कॉन्सेंट्रेट करोगी, एक बार फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लूट पे। तो वो काम आपका करता है आउटर हेयर से। मार्जुलेट कैसे करता है एग्जैक्टली क्या होता है, जब भी बहुत तेज़ आवाज़ होता है, जैसा कि आप देखेंगे या तो कोई प्लेन आपके पास से चला जाए जिसमें बहुत तेज़ आवाज़ हो, ठीक है, या फिर आप लोग एयरफोन्स लगाए हुए हैं और बहुत ही तेज़ लाउड वॉइस में आप सुन रहे हैं, वट हैपन्स एट दैट पॉइंट। जब भी इस तरह से कुछ होता है तो कुछ नर्व फाइबर्स होते हैं जो ओलिवो कोक्लिया बंडल से बनते हैं। ओलिवो कोक्लिया बंडल जो है ये आपके ब्रेन स्टेम में एक एरिया है, हमने पढ़ा था वहाँ पे ओलिव्स होते हैं, ठीक है। ओलिवो कोक्लियर बंडल जो है वहाँ से अराइज करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आते हैं इसके पास। और यहाँ पे जैसे कोई लाउड वॉइस आती है आपके कान में, इट विल start secreting certain chemicals, neurotransmitter that is called as acetylcholine। ये जो एसिटाइल कोलिन होता है ये क्या करता है, ये आपका जो पोटेशियम अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, सेल के अंदर भी प्रेजेंट होता है, तो सेल के अंदर जो भी पोटेशियम प्रेजेंट होता है उसको बाहर निकालना शुरू कर देता है, इफ्लक्स कर देता है, ठीक है। इफ्लक्स करने लगा तो जो ये हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है हाइपर पोलराइजेशन कैसे हो गया। आप जैसे कोई लाउड वॉइस सुनेंगे, आप लाउड वॉइस सुनते ही हमारे दिमाग में ब्रेन स्टेम में एक स्पेसिफिक रीजन होता है जिसे बोलते हैं ओलिवियो कोक्लियर एरिया। जो ओलिवियो कोक्लियर एरिया से कुछ नर्व फाइबर्स निकलते हैं एंड वो नर्व फाइबर्स आके आपके आउटर हेयर सेल जो है आपका आउटर हेयर सेल के पास आगे सिनेप्टिक जंक्शन बनाएंगे और रिलीज करेंगे एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ केमिकल और न्यूरोट्रांसमीटर जिसे हम बोलते हैं एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन जो होता है ये जैसे ही यहाँ पे आता है इसके कांटेक्ट में, इट सिग्नल्स द सेल, सेल को ये एक इंफॉर्मेशन देता है। व्हाट इज दैट इंफॉर्मेशन, ये बोलता है जो पोटेशियम है उसको बाहर रिलीज आउट कर दो। सो इट जस्ट रिलीज आउट द पोटेशियम। पोटेशियम क्या है, पोटेशियम है पॉजिटिव आयन। यहाँ से पॉजिटिव आयन बाहर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मोर नेगेटिव, दैट इज हाइपर पोलराइजेशन, ठीक है। हाइपर पोलराइजेशन जैसे ही सेल के अंदर डेवलप होगा, ये जो आपके कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स थे जो वॉल पे थे, प्रेस्टिन, इन्होंने क्या किया, इनके पास सिग्नल आएगा कि रिलैक्स हो जाओ, ये रिलैक्स कर जाएंगे। रिलैक्स का मतलब है स्ट्रेच आउट करेंगे बाहर की तरफ, ऐसे ऐसे लंबे लंबे स्ट्रेच कर जाएंगे। जैसे ये लंबे लंबे स्ट्रेच करेंगे, ये जो आपका हेयर सेल था ये भी लंबा हो जाएगा, स्ट्रेंथ जो है इसकी भी बढ़ जाएगी। अगर ये चीज़ बढ़ रही है तो ये चीज़ भी बढ़ेगी। जैसे ये चीज़ आपकी बढ़ती है, ये जो बेसिलर मेम्ब्रेन है ये प्रेस डाउन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही प्रेस्टिन ने अपना साइज बढ़ाया, जैसे वैसे ही हेयर सेल का साइज बढ़ गया। जैसे ही हेयर सेल का साइज बढ़ा तो हेयर सेल का साइज बढ़ के कहाँ जाएगा, इट विल प्रेस द बेसिलर मेम्ब्रेन डाउनवर्ड। और जैसे ही बेसिलर मेम्ब्रेन डाउन होती है, इसका काम क्या था मैंने बताया था, बेसिलर मेम्ब्रेन ऊपर जा रही थी, स्टीरोसीलिया स्टीरोसीलिया से काइनोसीलिया की तरफ मूव करके इसे ओपन कर रहे थे। जैसे ये डाउन कर जाता है, ये जो टॉपलिंग्स होते हैं, अब हम इनर सेल की बात कर रहे हैं, जो टॉपलिंग्स होंगे इनर सेल के वो बंद हो जाएंगे, सो देयर विल बी नो इनफ्लक्स। तो इस तरह से क्या होता है, जो लाउडर साउंड वेव्स हैं वो फिर रिसीव नहीं होगा, वरना बहुत ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल आएगा, बहुत ज़्यादा। अब एक बार बताओ, कोई भी दरवाज़ा है, दरवाजे के अंदर से एक एक करके जाओगे आराम से जाओगे, अगर उसी दरवाजे के अंदर से 50 लोग एक साथ घुसने की कोशिश करोगे, देयर विल बी डैमेज ओवर देयर। तो दैट इज हाउ द हेयर सेल्स गेट डैमेज। सो लाउडर साउंड्स कॉजेज हेयर सेल डैमेज, बट कुदरत ने आपको आउटर हेयर सेल्स लाइक स्ट्रक्चर दिया है जो इस चीज़ को प्रिवेंट करता है। मूवमेंट ऑफ बेसिलर मेम्ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऊपर बेसिलर मेम्ब्रेन जाएगी तो आपका हेयर सेल जो है वो डीपोलराइज होगा, क्यों, क्योंकि वो आपके चैनल्स को ओपन कर देगा। लेकिन यही चीज़ जब नीचे की तरफ जाती है, बेसिलर मेम्ब्रेन अगर नीचे की तरफ जा रही है, जो कि यहाँ इस केस में होगा, तो ये आपके नीचे की तरफ आएंगे टॉपलिंग्स, तो ये कम्प्लीटली आपके चैनल्स को बंद कर देंगे।
तो ये जब चैनल्स बंद हो जाएंगे तो बाहर से कितना भी धक्का लगे, स्टिल डैमेज तो होगा, धक्का लगेगा, बट स्टिल वो डैमेज नहीं होगा जो खुले वाले में होगा, बिकॉज ये कोई लकड़ी के या वैसे दरवाजे तो नहीं है, दे आर स्मॉल, very small delicate openings. So this is how the outer hair cell protects the protects our ear from the louder hair cells, loud voice. एक तरह से देखा जाए तो ये inner hair cell को help कर रहे हैं डैमेज से. So this was all about your cochlear, the hearing activity. As such हमने action potential generation पढ़ लिया, how this is exactly इसे किस तरह से support मिलता है from the outer hair cell, ये हमने पढ़ लिया. Auditory pathway थोड़ा सा है, we will take later. ठीक है. So this was all about your cochlea, कि cochlea किस तरह से help करता है आपके hearing में. अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, नहीं हो तो कोई मसला नहीं है मुझे. Does anybody have any problem up to this?